आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स के साइंस एनसीईआरटी का अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि तंतु क्या होता है। तंतु को अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं, यानी कि धागे जो होते हैं जो आप डेली उपयोग में लाते हैं। तो धागे जिन पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं, जिन पतले रेशों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग तंतु या रेशा कह सकते हैं। पहेली और बुझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार की राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री का विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहेली और बुझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बुझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी कि बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झारण यानी कि डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं। वस्त्रों में विविधता। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए, यानी धागा को ही तागा कहा जाता है, और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तो ये तागे रेशे से बनते हैं। तंतु, जिसे हम लोग तंतु भी कहते हैं। क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे के ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो ये तंतु हमें पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी यहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु जिसमें जूट, कपास, लिनेन आदि आते हैं, और दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु जिसमें रेशम, ऊन आदि आते हैं।
हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु क्या होता है? तो इसे मानव निर्मित तंतु भी कहा जाता है। मैन मेड फाइबर, विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने रेशे को हम लोग मानव निर्मित रेशे या संश्लिष्ट रेशे कह सकते हैं। ये रसायन अम्ल, पेट्रोलियम, सेलुलोज द्वारा बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। आइए कुछ पादप तंतुओं के बारे में विशेष जानते हैं। रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या प्रयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक जब लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कि कपास के बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोज से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरे खेत में बर्फ पसर गई हो, वैसा लगता है। साधारणतः इन कपास के बौलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकंतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो रुई होता है वो कपास के पौधों से प्राप्त होता है और यह बहुत ही ठंडा, नर्म और आरामदेह रेशा होता है। इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है और खेती नील घाटी और इंदिरा घाटी में होती है। भारत में कपास का प्रयोग 1800 ईस्वी से पूर्व से ही शुरू हो गया था। भारत में कपास का उत्पादन दक्षिणी पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में होता है। इसके लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है और इन रेशों की लंबाई लगभग 5 cm होती है। इसके लिए 20 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता है और 80 से 120 सेमी वर्षा की आवश्यकता है। और ये भी जान लेते हैं कि कपास का उत्पादन किन किन देशों में होता है। तो मुख्य उत्पादन देश जो होते हैं वो यूएसए, चीन, रूस, भारत, मिस्र, सूडान, ब्राजील, मैक्सिको, पाकिस्तान और कजाकिस्तान है। और कपास के पौधों की लंबाई लगभग 3.6 फीट की होती है और कपास का उपयोग कपड़े बनाने में, गद्दी, रुई आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे कपास ओटना के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो कपास ओटना यानी इसे हम लोग कपास निकालना है, इंग्लिश में इसे गिनिंग कहते हैं। तो क्या होता है कि चुनी हुई कपास जो कपास खेत से चुन के लाई जाती है उससे एक कंघी होती है यानी स्टील की एक कंघी होती है, उसके द्वारा कपास से जितने भी बीज होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। और यह इसका उपयोग हाथ से भी होता है और मशीनों से भी होता है। यहाँ पे कंकंतन का प्रयोग किया गया है। कंकंतन मतलब होता है कंघी। तो कंघी द्वारा जो स्टील की कंघी होती है उससे जो कपास के बीजों को कपास से अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कपास ओटना कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आगे हम लोग जूट तंतु के बारे में पढ़ते हैं। पटसन तंतुओं को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी जूट जो है एक पटसन वृक्ष के तने से प्राप्त होता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो यहाँ पटसन के बारे में, जूट के बारे में बताया गया है। इसे हम लोग अक्सर सुनहरी रेशा भी कहते हैं। इसका उत्पादन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में होता है और पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है जैसा यहाँ बताया गया है। और गर्म तथा अत्यधिक आर्द्रता वाले नम क्षेत्रों में यह पौधा उगता है। इसके लिए जलोढ़ मृदा सबसे बेस्ट मृदा होती है। इसकी बुआई मार्च और अप्रैल मास में होती है तथा कटाई अगस्त तथा सितंबर मास में हो जाती है। और पटसन के पौधों की लंबाई लगभग 8 से 10 फीट की होती है। यह जो है इसको सबसे सस्ता रेशा माना गया है। इसका उपयोग रस्सियां, मोटे जूते, पैकिंग पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे जूट से
तंतु कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी भी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, पटसन के तनों को जल में डुबा कर रखा जाता है कुछ दिनों तक। फिर जब पटसन के तनों जब तन निकल जाते हैं तो उसे पटसन तंतुओं को हाथ से अलग कर लिया जाता है और इस तंतुओं का प्रयोग धागा बनाने के लिए किया जाता है। सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकें? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कताई क्या होता है? कताई या इसे हम लोग काटना भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। तो धागा या सूत्र बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कताई कहते हैं। रेशे से धागे बनाने की क्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। क्या किया जाता है, रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठा जाता है जिससे वे गुथ जाते हैं और ऐसे में वो धागे बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। आगे है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशा को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। अब ये तकली क्या होता है, तो तकली जो है कताई के लिए एक सरल युक्ति है जिसे हाथ से हम लोग चलाते हैं। हाथ से प्रचलित कताई का उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा क्या है, तो कताई के लिए हाथ से चलाई जाने वाली एक अन्य मशीन है। एक मशीन हो गई तकली और दूसरी मशीन हो गई चरखा। इसका उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी किया था। जहां यहाँ आगे लिखा है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलनों के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्र यानी कि खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़े क्या होते हैं, जो कपड़े बाहर से आयात किए जाते हैं यानी बाहर से मंगाए जाते हैं उसे हम लोग आयातित कपड़े कहते हैं। तो उनका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का भी निर्माण किया जिसे हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो ये आयोग क्या है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वह आयोग है जो खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में इस संगठन का निर्माण किया था जिसे हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इसमें दो विधियां बुनाई तथा बंधाई है। तो आगे एक एक करके इन दोनों विधियों के बारे में जानते हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो बुनाई क्या होता है, तो धागों से वस्त्र बनाने की दो विधियां हैं। एक तो हो गई बुनाई और दूसरी बंधाई। तो सबसे पहला उसमें बुनाई है। तो बुनाई क्या है, तो बुनाई को हम लोग निटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और धागों से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बुनाई कहते हैं। और बुनाई करने के लिए करघे का उपयोग किया जाता है। करघे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हस्त करघा जो हाथ से चलाया जाता है और दूसरा मशीनी करघा जो मशीन से चलता है यानी बिजली से चलता है। तो आगे देखते हैं। भिन्न रंगों की दो कागज की सीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। एक सीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी सीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टियों को बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियां की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो करघों के कुछ भागों के बारे में जानते हैं। करघों में एक भाग होता है पोबनिस, जिसमें एक बड़ी सी रील होती है जिस पर धागे लपेटे जाते हैं। एक होता है ताना जो एक सांचा होता है जिसमें धागे लंबाई के अनुसार लगे होते हैं। और एक होता है बाना जो दूसरा धागा मशीन के शीर्ष पर लपेट दिया जाता है, जो धागों को लंबाई अनुसार धागे के बीच पीछे और आगे की ओर गुजारता है। या आर पार नली का धागा जो है उसे हम लोग बाना कहते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई यानी कि बंधाई। तो बंधाई क्या होती है, आइए पढ़ते हैं।
क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई यानी नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई के द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। तो ये बंधाई क्या होती है? तो बंधाई में एक एकल धागे यानी एक ही धागे का उपयोग से पूरा वस्त्र बनाया जाता है। ऐसे में अगर हम एक धागा को खींचेंगे तो सारा वस्त्र उधड़ जाता है। तो इसका उपयोग हाथों से या फिर मशीनों से भी बंधाई की जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग बंधाई प्रक्रिया द्वारा स्वेटर, मोजे आदि बनाते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। यानी कि दोनों प्रकार की जो विधियां हैं, बुनाई और बंधाई, इन दोनों विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। आइए हम थोड़ा सा वस्त्र सामग्री का इतिहास, वस्त्रों का इतिहास, वस्त्र कैसे प्रचलन में आए ये जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी बल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। किसी समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियां आदि बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना भी नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियां, धोती, लुंगी तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ वस्त्रों के इतिहास के बारे में बताया गया था कि प्राचीन काल में लोग कपड़ों से अनजान थे। वे उन क्षेत्रों में रहते थे जहां मौसम गर्म होता था और कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आग की खोज के बाद मनुष्य अपने शरीर को पत्तों, पेड़ की छाल, पशुओं की खाल आदि से ढकने लगे। ठंडे क्षेत्र में पशुओं के फर भी पहनते थे। नवपाषाण युग के मानव ने कृषि की खोज की, जैसे मक्का, वनस्पति, कपास, जूट आदि। इससे उन्होंने बसना शुरू किया। तब लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पहिए की खोज के बाद पहिए का उपयोग सूत काटने में भी किया गया, जिससे कपड़े बनाए गए। बुनाई सीखने के बाद मनुष्य ने कपड़े बनाने के लिए रुई तथा ऊन का प्रयोग किया। तब लोगों को सिलाई करने नहीं आता था, इसलिए वे वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लेते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की कटाई सिलाई के बाद पहनना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, साल, दुपट्टा या पगड़ी बिना सिले वस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।